गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज 14th ऑफ जनवरी है। आज मकर संक्रांति है। हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। आज हम मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन पेज में आए हुए दो आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। वन इज रिलेटेड टू सक्शगम वैली एंड अनदर इज रिलेटेड टू रीसेंट ट्रेड। जो ट्रेड बैन जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि ईरान के साथ कोई भी ट्रेड करेगा तो उसको 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देनी पड़ेगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, और ये कैसे आपके जीएस पेपर्स में हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. So my name is Rahul Mane. I am a UPSC mentor and a coach. I have appeared ट्वाइस इन सिविल सर्विसेज इंटरव्यू. सो मुझे पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. तो इन केस आपको कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन मेंटरशिप की ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक. सो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज टॉपिक, आज मकर संक्रांति का दिन है. तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी एंड फॉर जनरल अवेयरनेस ऑल्सो, आपको ये पता होना चाहिए कि हम मकर संक्रांति क्यों सेलिब्रेट करते हैं. तो बेसिकली मकर संक्रांति जो जियोलॉजिकल, जो जोग्राफिकल रीजन है, ऐसा बोलते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल और जोग्राफिकल रीजन है, वो आपने सुना होगा काफी सारे यूट्यूब वीडियोस पे या फिर कहीं से पढ़ा होगा कि जो उत्तरायण है वो चालू होता है मकर संक्रांति के दिन. तो इसीलिए इसको मकर संक्रांति ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है. ये जोग्राफिकल रीजन है. और एस्ट्रोनॉमिकल रीजन अगर आप सोचे तो आपको, आपने शायद ये सुना होगा कि जो सूर्य है वो कैप्रिकॉन, मतलब मकर राशि में एंटर कर रहा है, इसीलिए मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं. तो जो ज्योग्राफिकल रीजन है कि उत्तरायण स्टार्ट होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तरायण जो 21 दिसंबर है उसके बाद से ही अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन स्टार्ट हो गई है. तो जो मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स नॉर्थ, जो उत्तरायण है, वो 21 दिसंबर को ही स्टार्ट हुई है. तो ये जो मकर संक्रांति की सिग्निफिकेंस है कि वहां से उत्तरायण शुरू हुआ है, वो जोग्राफिकली करेक्ट नहीं है. एंड एस्ट्रोनॉमिकली जो बोलते हैं कि वो मकर राशि में एंटर करता है, शायद ये जो रीजन है ये करेक्ट हो सकता है. जो सेकेंड चीज जो मैं आपको मकर संक्रांति के टॉपिक पे जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि जो काफी सारे रीजन्स है, जैसे महाराष्ट्र में मकर संक्रांति मनाई जाती है, पोंगल सेलिब्रेट होता है साउथ इंडिया में, बिहू सेलिब्रेट होता है असम में, लोहरी सेलिब्रेट होती है पंजाब में. तो ऐसा बोला जाता है कि मकर संक्रांति के टाइम हार्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, घर धान्य से भरे हुए हैं और इसीलिए सेलिब्रेशन का टाइम है. बट अगर आप आज की कंटेम्प्ररी रियलिटीज को समझे तो आपको ये समझ आएगा कि जो पंजाब का रीजन है वहां गेहूं की तो हार्वेस्टिंग अभी हुई नहीं है. सिमिलरली आप महाराष्ट्र में आएंगे तो शुगर केन की हार्वेस्टिंग भी हुई नहीं है. ये समवेयर बीच में है, ये क्रॉप्स अभी टोटली हार्वेस्टेबल नहीं हुए हैं. बट व्हेन इट कम्स टू साउथ इंडिया, पोंगल राइस का कल्टीवेशन ऑलमोस्ट हो गया है या होने आया है. सिमिलरली इफ यू गो टू आसाम, जो सली राइस होता है, जो उनका मेन राइस है, आसाम में चावल की 3 बार चावल की खेती करते हैं साल में. सो अहम है, सली है, एंड देन आई थिंक देर इज वन मोर टाइप ऑफ राइस. सो तो सली राइस को हार्वेस्ट कर दिया गया होता है बाय दिस टाइम. तो असम और साउथ इंडिया को देखोगे तो वहां पे हार्वेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है. एंड जो हम ट्रेडिशनल रीजंस बोलते हैं कि हार्वेस्ट हो गई है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम वी हैव गॉट अ गुड क्रॉप, तो ये असम और साउथ इंडिया के पर्सपेक्टिव से सही लगता है. बट अगर हम पंजाब या महाराष्ट्र के हिसाब से देखें तो अभी तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग हुई नहीं है. शायद महाराष्ट्र के किसी जिलों में शुगर केन की हार्वेस्ट हो रही होगी या अभी जस्ट स्टार्ट हो रही होगी. सिमिलरली वीट का भी हार्वेस्टिंग अभी नहीं बल्कि 2-3 महीने बाद होगा. तो ये जो हम रीजंस पढ़ते हैं कि हार्वेस्टिंग हुआ होता है इसीलिए सेलिब्रेट होते हैं, ये कंटेम्प्रेरी रियलिटी से कहीं कहीं जगह पे शायद मैच नहीं कर रहे. तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि जो मकर संक्रांति है तो उसके बारे में, और जो ये जो ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस है इन फेस्टिवल का एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से,
तो एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की मैंने कोशिश करी है। इसके आगे भी वी कैन डिस्कस अबाउट इट, बट आई थिंक इट इज नॉट ऑफ मच रेलेवेंस, बट यू शुड नो कि कैसे कंटेम्प्रेरी रियलिटीज और जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो थोड़े अपार्ट हुए जा रहे हैं, और वो आपको पता होना चाहिए। एक और चीज जो ज्योग्राफिकल हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शायद आपको नहीं पता होगी, वो है कि जो मूवमेंट ऑफ सन जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, एक्चुअली में तो अर्थ मूव करती है, सन की कोई मूवमेंट नहीं होती। बट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने सन की मूवमेंट को 12 हिस्सों में डिवाइड किया है। उससे 12 राशियां निकलती है, तो हम बोलते हैं कि एक साल में सन 360 डिग्री घूमता है। तो हर 360 डिग्री घूम रहा है, तो हर 30 डिग्री पे वो एक महीना ले रहा है घूमने के लिए। तो वो एक महीने की एक राशि होती है, और ऐसे 12 राशियां आती है। तो जिस मोमेंट, जैसे अगर कोई इंसान फरवरी और मार्च के बीच में बॉर्न हो रहा है, तो ऐसे बोलते हैं कि सन जो सन को जो 12 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिस हिस्से में सन है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च, वो है पाइसेस का। इसीलिए जो भी उस 20 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में बॉर्न होता है, उसको फिर हम पाइसेस राशि बोलते हैं। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, जो कि जून में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में होता है जून में, और तभी इंडिया में मॉनसून चालू होता है। कैंसर मतलब कर्क राशि, इसीलिए जो लोग जून के आसपास बॉर्न होते हैं उनको उनकी राशि कर्क ऐसे बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर कर्क राशि को इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो दिसंबर और जैन के बीच में बॉर्न होते हैं, उनकी राशि सूर्य के हिसाब से मकर होती है, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास है सन। तो ये एक जनरल नॉलेज देने का मैंने प्रयास किया है आपको। आई होप आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और आपको ये दिमाग में रखना है कि जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है कोई भी इवेंट का, और जो जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस रहा है वो, एंड एग्रीकल्चरल जो रियलिटीज है, वो समवेयर अभी थोड़ी सी अलाइन नहीं कर पा रही है। शायद इसके पीछे 2000 इतना बड़ा इतिहास रहा है। देयर हैव मोर देन 2000 years हैव पास, कि जब से हम ये सेलिब्रेट करते होंगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शायद ज्योग्राफी और कल्चर थोड़ा एक दूसरे से मूव अवे हुआ होगा, या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मूव अवे हुए होंगी। बट आपको मोटा मोटी ये पता चल गया होगा कि मकर संक्रांति की क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे आपको सनसाइन मिलती है, और कैसे ज्योग्राफी जो विंटर जो उत्तरायण है, जो अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द नॉर्थ है, वो कैसे नए फेस्टिवल्स को जन्म देते हैं, और इससे आपके लाइफ पे या एग्रीकल्चर सीजन से कैसा इसका रिलेशन है। तो ये फर्स्ट टॉपिक था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आज 14 है, और आज मकर संक्रांति का दिन है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, आज 14 इंडियन एक्सप्रेस के 2 आर्टिकल्स है जो आपने को डिस्कस करने हैं। जो पहला आर्टिकल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो है कि अमिड इंडियाज रीअसर्शन रिकॉलिंग हाउ पाक सीडेड सक्शगम वैली टू चाइना। तो ये जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो सक्शगम वैली है, जो इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर का जो भाग है, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है उसका हिस्सा था, और कैसे पाकिस्तान ने उसको चाइना को दे दिया। 1963 में पाकिस्तान और चाइना ने एक अग्रीमेंट साइन किया। उस अग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने ये जो सक्शगम वैली है, जो उन्होंने पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था उसका हिस्सा था ये सक्शगम वैली, गिलगित बल्तिस्तान रीजन, वो उन्होंने चाइना को डोनेट कर दिया। 1963 की बात है ये। इंडिया चाइना का जस्ट वॉर हुआ था, और पाकिस्तान को दिखा कि चाइना उनका दोस्त बन सकता है क्योंकि वो इंडिया का दुश्मन बन गया है, और उस समय दे टुक अ डिसीजन ऑफ गिविंग सक्शगम वैली टू चाइना। अब चाइना ने ये जो सक्शगम वैली है इसको क्यों लिया, व्हाट इज द रीजन व्हाई चाइना टुक दिस सक्शगम वैली।
तो चाइना का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चालू है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उनका एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर करके प्रोजेक्ट है, जो ग्वादर, जो बलूचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट होता है। ग्वादर एक पोर्ट है अरेबियन सी में, वहां से लेके जिंजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। जिंजियांग प्रोविंस लाई करता है वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना। तो ग्वादर से लेके जिंजियांग प्रोविंस तक वो एक रोड बना रहे हैं, और इस रोड की कनेक्टिविटी वो सक्शगम वैली तक करना चाहते हैं, क्योंकि सक्शगम वैली जो है वो सियाचिन के ऊपर है, तो वो उनको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है। इसीलिए सक्शगम वैली चाइना के लिए इंपॉर्टेंट था, और पाकिस्तान ने उस समय अपना जियोपॉलिटिकल दिमाग लगा के चाइना को उनके साइड करने के लिए ये सक्शगम वैली चाइना को दे दी थी। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जो इंडियन पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उस समय भी 1960s में भी बोला था कि सक्शगम वैली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इवन टुडे जो इंडिया का स्टांस है वो यही है कि सक्शगम वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसी कारणवश इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, जहां से वो रोड, रेलवेज, वाटरवेज बना रहे हैं, जो 2013 में ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लॉन्च किया था। इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि विदाउट इंडियाज कंसेंट चाइना इंडिया की जो टेरिटरी है उसको यूज कर रहा है। और ये जो रूट, जो सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें चाइना करीबन $65 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, ये इंडिया की टेरिटरी से पास हो रहा है विदाउट इंडिया परमिशन, और इसीलिए इंडिया ने इसको ज्वाइन करने से मना किया है। तो ये 2013 का प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखना है। और मोर देन 150 कंट्रीज हैव जॉइंड दिस प्रोजेक्ट। तो आपको ये पता होगा कि श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट इन्होंने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत ही डेवलप किया था, जिसकी वजह से श्रीलंका डेट क्राइसिस में चला गया था, एंड प्रोबेबली आज भी है। तो सिमिलरली पनामा करके एक कंट्री है जिन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया, और उससे वो उन्होंने बाद में दे विड्रू फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा वो इतना इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता है। सो जो लोन चाइना उनको देगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने को, वो लोन उनको वापस भी तो देना पड़ेगा। तो पनामा के ये समझ में आ गया, तो इन्होंने उन्होंने क्या किया, पनामा ने, वो उन्होंने बोला कि हमको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर आना है, एंड दे विड्रू फ्रॉम इट। सिमिलरली देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज जहां पे ये समझ आ रहा है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, उनको समझ आ रहा है कि ये बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव का पार्ट तो वो बन गए, चाइना वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड तो कर रहा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म उनके इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना होगा, और ये जो चाइना ने उनको लोन दिए हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसका उनको बेनिफिट कितना होगा, वो शायद उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, या उनको समझ आ रहा है कि ये उनके हित में नहीं है। तो काफी सारी जगह पे चाइना के अगेंस्ट, स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, प्रोटेस्ट भी चालू हो गए। कमिंग बैक टू आवर आर्टिकल और इन द इंडियन एक्सप्रेस, ये जो सक्शगम वैली है इसका एक और सिग्निफिकेंस है कि यहाँ से हमारी जो शोक नदी है वहां का जो उसका जो उद्गम है वो वहां से ही है। इट ओरिजिनेट्स नियर सक्शगम वैली, इसीलिए इसका वाटर के हिसाब से, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रो पावर पोटेंशियल सक्शगम वैली का भी काफी ज्यादा है, और इसीलिए चाइना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट वो ले पाए। ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली बिकॉज इट सिट्स अबव सियाचिन glacier, it gives a vantage point to China to look what is happening इन एंड अराउंड इंडियाज बॉर्डर। तो इसीलिए सक्शगम वैली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको ये आर्टिकल अभी जाके पढ़ना है। और इस डिस्कशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी इस आर्टिकल के प्रति, विच विल बी मच बेटर। सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल दैट आई वांटेड टू डिस्कस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री इंटरकनेक्ट करती है और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे
और उसका रेलेवेंस टूवर्ड्स योर यूपीएससी कैसा है। ये जो टॉपिक है ये GS3 के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। GS3 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन करके एक टॉपिक है जो तुम्हारे आपके पोर्शन में है, इसीलिए आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। सेकेंड टॉपिक फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस विच आई वांट टू डिस्कस टुडे इज एज ट्रम्प टारगेट्स ईरान ट्रेड, इंडिया टी एक्सपोर्ट्स चाबहार पोर्ट इन्वेस्टमेंट फेस फ्रेश हेडविंड्स। अब ये जो टॉपिक है ये जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है 14 जनवरी को, ये आपको अगेन GS3 से इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिक्स, अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ PSIR तो ये इंटरनेशनल रिलेशन जो PSIR का पेपर 2 है उसके हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी रिसेंटली ट्रम्प एंड अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करती है तो उस पे अमेरिका 25% का टैरिफ लगाएगा। तो इंडिया के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की जो मेजॉरिटी ट्रेड है ईरान के साथ वो काफी कम हो चुकी है। जैसे कि आज की जो रियलिटी है, इंडिया टुडे हैज अ ट्रेड विद ईरान ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.6 बिलियन डॉलर्स, मतलब 14-15 हजार करोड़ के आसपास का ट्रेड इंडिया ईरान के साथ करता है, जिसमें मेजॉरिटी है टी, कॉफी, स्पाइसेस। जबकि यही ट्रेड 2019 से पहले करीबन 15 बिलियन डॉलर्स का होता था, मतलब 10 गुना ज्यादा ट्रेड था हमारा ईरान के साथ, जो अभी कम हो गया है क्योंकि जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं पावर में, उन्होंने ईरान को साइडलाइन करने की कोशिश करी है, ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश करी है। जबकि जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ओबामा, वो ट्राई कर रहे थे कि ईरान के साथ एक अग्रीमेंट की जाए। 2019 में ये अग्रीमेंट जो जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बोला जाता है, और इसके पर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। तो ये जो GCPOA अग्रीमेंट जो प्रेसिडेंट ओबामा ने ईरान के साथ साइन किया, जिसकी वजह से ईरानियन ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में आ पाया, उस अग्रीमेंट को ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइडलाइन कर दिया। बेसिकली इसके पीछे शायद इजरायली इंटरेस्ट भी था, और जो लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को इलेक्शन जीतने में मदद की होगी, तो शायद वो नहीं चाहते कि ईरान का ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में आए, एंड समवेयर दे वांट द ईरानियन रिजीम टू चेंज। इसीलिए जब से ट्रंप आए हैं ही ट्राइज टू मेक श्योर कि ये जो ये जो ईरानियन रिजीम है उसको साइडलाइन करके वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, ताकि जो ईरान में गवर्नमेंट है वो चेंज हो पाए। तो जब से ट्रंप आए हैं हमारी जो ट्रेड रही है ईरान के साथ वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है। बट एट द सेम टाइम जो टी ट्रेडर्स है, जो टी एक्सपोर्टर्स है इंडिया के, उनका जो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि जो दूसरे दो डेस्टिनेशन थे टी एक्सपोर्टर्स के वो थे पाकिस्तान और रशिया, और रशियन वॉर की वजह से वहां टी एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं, और दूसरा पाकिस्तान के साथ तो हमने ऑलमोस्ट सारा ट्रेड ही अपना बंद कर दिया है। तो जो तीसरा मेजर मार्केट था ईरान, अब प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से शायद अब वो भी मार्केट बंद होने वाला है। यही इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो टी एक्सपोर्टर्स है उनको हेडविंड्स फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो पहले जो बड़े मार्केट थे रशिया और पाकिस्तान, वो भी अभी वहां माल नहीं पहुंच पा रहा, और जो तीसरा मार्केट था ईरान, वहां पे भी मार्केट शायद अभी क्लोज हो, या फिर वहां एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। अब इसमें इस आर्टिकल में एक टेक्निकल चीज थी कि कैसे जो प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद भी जो वॉस्त्रो अकाउंट का जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू ईरान और इंडिया ट्रेड करते थे। तो ये वॉस्त्रो अकाउंट को मैं ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा टेक्निकल है बट इसकी अंडरस्टैंडिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड हाउ इंटरनेशनल बिजनेस वर्क्स। सो वॉस्त्रो अकाउंट बेसिकली क्या होता है, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बोल दिया कि ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। ईरान के साथ अगर आपने ट्रेड किया तो आपको 25% टैरिफ भरने पड़ेंगे,
और जो अमेरिकन बैंक्स है जो ईरानियन ट्रेड को करेंगी उस पे भी सैंक्शंस डाल दिए जाएंगे। तो कोई भी अमेरिकन बैंक भी कोई भी जो यूएस डॉलर रिलेटेड क्लियरिंग होगी वो नहीं कर सकती। तो अब जब ये स्विफ्ट सिस्टम जो यूएस डॉलर क्लियरिंग सिस्टम है, जो इन अ वे स्विफ्ट सिस्टम है, उससे अगर ईरानियन बैंक्स को प्रेसिडेंट जो आज की यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने अगर उनको बैन किया तो फिर क्या मैकेनिज्म होगा कि ईरान उसका माल बेच भी पाए और उसको जो चाहिए वो खरीद भी पाए। वो होता है वॉस्त्रो अकाउंट से। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज करो ईरानियन किसी एक्सपोर्टर को या ईरानियन एक्सपोर्टर को अपना तेल बेचना है एंड सपोज करो कि इंडिया इंडिया के किसी इंपोर्टर को वो खरीदना है, जैसे रिलायंस की जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है जामनगर में, सपोज करो उनको ईरान का तेल खरीदना है। अब ईरान को वो डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि डॉलर की पेमेंट पास होने के लिए उसको कोई करस्पॉन्डेंट बैंक चाहिए होता है यूएस का। तो यूएस का कोई भी बैंक इस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट ने बोला है कि ईरान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो अब जो ईरानियन बैंक है, क्योंकि वो कोई भी करस्पॉन्डेंट बैंक इन यूएस के साथ डील नहीं कर सकती, जो मैंडेटरी है अगर डॉलर में सेटलमेंट करनी है, तो वो क्या करेगी, वो बोलेगी छोड़ो डॉलर को, डॉलर में सेटलमेंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक अकाउंट खोलते हैं इंडिया के किसी भी बैंक के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ईरानियन बैंक ने एक अकाउंट खोल दिया एचडीएफसी बैंक के अंदर। जैसे हम अकाउंट खोलते हैं वैसे ही कोई ईरानियन बैंक खोलेगी अकाउंट एचडीएफसी के अंदर फॉर एग्जांपल। तो वो एचडीएफसी बैंक के अंदर जो अकाउंट ईरानियन बैंक ने खोला उसको बोलते हैं वॉस्त्रो अकाउंट। अब वो वॉस्त्रो अकाउंट जो ईरानियन बैंक ने खोला एचडीएफसी बैंक के अंदर, उसमें पैसा जाएगा। अगर रिलायंस को ईरान से ऑयल खरीदना है, सपोज करो उन्होंने 1 करोड़ का ऑयल खरीदा, तो वो 1 करोड़ रिलायंस के अकाउंट से डेबिट होंगे और वो वॉस्त्रो अकाउंट में जाएंगे जो एचडीएफसी बैंक के अंदर बनाया है, जो ईरानियन बैंक का अकाउंट है। तो जैसे ही वो पैसा 1 करोड़ ईरानियन अकाउंट में पहुंच जाएगा वॉस्त्रो अकाउंट में, वहां से माल निकलेगा और रिलायंस को मिलेगा। अब जो ईरानियन बैंक की जो लोकल ब्रांच है ईरान में, वो 1 करोड़ रुपए उनकी करेंसी रियाल में वो एक्सपोर्टर को दे देगी। तो इससे क्या हुआ, जो पैसा था उसने इंटरनेशनल जो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री है वो छोड़ा ही नहीं और डॉलर से कुछ लेना देना ही नहीं है। इसीलिए वोस्त्रो अकाउंट बनाया जाता है ताकि अगर आप पे सैंक्शंस हो तो ये वोस्त्रो अकाउंट काम आता है। और जो पिछले जो जो स्विफ्ट स्विफ्ट सिस्टम जो है, जो इंटर बैंकिंग सिस्टम है जिसके थ्रू ये इंटरनेशनल ट्रेड होता है और जिसके थ्रू मैसेजिंग जाती है, ये थोड़ा टेक्निकल है। स्विफ्ट सिस्टम को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे पर इन नेक्स्ट क्लासेस। तो ये स्विफ्ट सिस्टम से ईरानियन गवर्नमेंट को और ईरानियन बैंक्स को पिछले कई सालों से यूएस ने बैन करके रखा है। तो ईरानियन जो एक्सपोर्टर्स है या ईरानियन जो बैंक्स है वो वॉस्त्रो अकाउंट्स को यूज करते हैं उनका इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा। इन केस आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में डाल देना, तो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर डाउट। सेकेंडली, इस आर्टिकल में बोला है कि जो इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट करी है इन चाबहार पोर्ट, वो भी अभी प्रॉब्लम में आ सकती है। इंडिया की जो एक कंपनी है इंडिया इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट करी है चाबहार पोर्ट में। एक टर्मिनल है शहीद बहेस्ती टर्मिनल, वो ये ऑपरेट करते हैं। और अभी देखना पड़ेगा कि जो अमेरिका के रिसेंट स्टांस रहा है उसके बाद ये जो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर कंपनी है उस पे कुछ सैंक्शंस लगते हैं क्या,
और जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करा है चाबहार में, इन एंटीसिपेशन की चाबहार के थ्रू हम अफगानिस्तान में ट्रेड कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से थ्रू हम यूरोप पहुंच सकते हैं, उस पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि पाकिस्तान अपने को ट्रांजिट रूट नहीं देता है टू गो टूवर्ड्स अफगानिस्तान, तो हमने एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढने की कोशिश करी थी, और आगे चल के अपने को देखना पड़ेगा जो हमने इन्वेस्टमेंट करे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या इंडिया को चाबहार से बाहर निकलना पड़ेगा टू प्लैकेट इट्स अमेरिकन फ्रेंड्स। ऑल्सो चाबहार पोर्ट जो है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के पास है, वो स्ट्रेटेजिकली भी हमको काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि कैसे चाइना ग्वादर पोर्ट के पास इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और ग्वादर से डायरेक्टली अपना माल पाकिस्तान के थ्रू जिंजियांग प्रोविंस, जो तेल है वो सीधा जिंजियांग प्रोविंस में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और फ्रॉम जिंजियांग इट विल गो टूवर्ड्स टू द एंटायर पार्ट्स ऑफ चाइना। तो ये जो रूट है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूट है, जो ग्वादर से स्टार्ट होता है, इट इज जस्ट एडजेसेंट टू चाबहार पोर्ट। तो जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है चाबहार की, चाबहार से हम जो पाकिस्तान और चाइना ग्वादर पोर्ट में कर रहे हैं उस पे भी हम ध्यान रख सकते हैं, उस पे भी हम नजर रख सकते हैं। तो चाबहार डज नॉट ओनली हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। और अभी जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसका कैसे इम्पैक्ट होगा इस पे, ये देखना पड़ेगा। और इससे आपको पता लगता है कि कैसे जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी मेकिंग और जियो इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है आपके पेपर 2 के लिए और पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अभी जाके आप अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे तो आपको इन आर्टिकल्स की जो क्लैरिटी है विल बी मच बेटर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन केस आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मेंटरशिप की जरूरत होगी तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।